तो m का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन एल है, ओ सॉरी उसका सेल्फ इंडक्टेंस में आता है, इसमें n1 n2 आता है। ठीक है, वेरी गुड। ए यहाँ पे क्या होता था, कॉमन एरिया, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या होता है, कॉमन एरिया। म्यू नॉट पता है, n1 n2 दोनों टर्म्स है, l है लेंथ ऑफ दोनों की जो कॉइल की लेंथ है, कॉमन लेंथ है जो वो है। m12 और m21 सेम आता था। इसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, कि प्राइमरी कॉइल कौन है या फिर करंट किसी में भी फ्लो करवाओ या प्राइमरी कॉइल कुछ भी बना दो आप, जो नेट इंडक्ट जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा इस चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो सेम ही आएगा, चाहे आप फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो करवाइए चाहे सेकंड कॉइल में करंट फ्लो करवाइए। ठीक है, तो उसमें लिख लो, आगे लिखिए इसके, कुछ लिखना नहीं आगे, बस शुरू कर दो। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोकल होता है ना उसका, ठीक है, उसे लिखिए 10 दा, लाइन चेंज करके लिखो 10 दा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऑनलाइन में लिखिए आप लोग भी, द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स is the property of their combination। नहीं गिरेगा नहीं, आराम बैठ जाओ, लेकिन ये है संभाल के जाए, हिला लूली मत करना। ये इज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। कमज़ोर है उधर वाला, अरे गुरु राम राय वाले बच्चा है तो उनकी थोड़ा नहीं, वानर सेना है वो, ऐसे से सही किया उसको। इज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉम्बिनेशन फुल स्टॉप, इट डज नॉट मैटर of their combination, property of their combination full stop, it does not matter which one of them functions as the primary or the secondary coil। This fact is known as reciprocity principle, reciprocity theorem। यानी कि M12 इक्वल टू M21 होता है। ठीक, चाहे आप इसमें करंट फ्लो करवाइए चाहे इसमें करंट फ्लो करवाइए, फर्स्ट वाली कॉइल, आपकी वैल्यू वही आएगी। इतना तो क्लियर है? हाँ, ये लिख लो, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोकल से बना हुआ है ये। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, वही चीज़ हो रही है, उसमें क्या है। अब बताइए कौन कौन से फैक्टर्स पे एम डिपेंड करता है। देखिए एम जो है यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है N1 N2 के प्रोपोर्शनल है। जो सेल्फ इंडक्टेंस था वो क्या था, एन स्क्वायर आ जाता था यहाँ पे, ठीक है, ये फर्क था। और किसके प्रोपोर्शनल है, कॉमन एरिया के, जो कॉमन एरिया जहाँ तक फ्लक्स जो है लिंक है, यानी कि ए बढ़ा दो तो एम बढ़ जाएगा, यानी कि कॉमन एरिया बढ़ा दूँ मैं, क्या हो जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा, यानी फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगी, साथ ही साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बढ़ेगा। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा कि कॉमन एरिया बढ़ जाए, बताइए। दोनों सेम एरिया की ले लो, दोनों कॉइल थी, हमने क्या लिया था यार, एक छोटी वाली ली थी, एक बहुत बड़ी, एक थोड़ी बड़ी ले ली थी। ऐसा ना करके ऐसा लूँ मैं कि बराबर एरिया की दो कॉइल ले लूँ, कोई कॉमन एरिया क्या हो जाएगा, जितना उनका एरिया है, एरिया बढ़ जाएगा, कॉमन एरिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एम किसके प्रोपोर्शनल होता है, ए के। थर्ड, और बताइए सेपरेशन,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन होता है, यानी कि अगर हम दोनों कॉइल्स में गैप बढ़ा दें थोड़ा, कॉइल में क्या है, अभी तो हमने साथ ही साथ रखी थी, हल्का सा ऊपर रख दूँ मैं कॉइल को, सेकेंडरी या दोनों कॉइल में से दोनों कॉइल का सेपरेशन बढ़ा दूँ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस घटेगा, सेपरेशन बढ़ाने से घटता है, एम डिक्रीजेस। यहाँ पे एल क्या है, तो कॉमन लेंथ हो गई ना, वो तो ठीक है, वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मैं सेपरेशन की बात कर रहा हूँ, कितना दोनों कॉइल के बीच में गैप कितना है, ठीक है, जितना ज़्यादा गैप होगा या फिर सेपरेशन, यानी एक कॉइल मैंने थोड़ी दूर रख दी, अभी तो मैंने एक ही में बांध रखी थी, थोड़ी दूर रख दूँ या सेपरेट कर दूँ थोड़ा, तो जितना सेपरेशन बढ़ाओगे फ्लक्स कम होता जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, एम कम हो जाएगा, तो एम डिक्रीजेज विद सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल्स। और कुछ कपलिंग के तरीके से भी फ्लक्स चेंज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब फोर्थ वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कहने का मेरा ये मतलब है, एक पैटर्न ये है दो कॉइल्स का, मान लेते हैं कुछ ऐसे है, ये S1 कॉइल, ये S2 कॉइल है सपोज, दोनों मैंने इस तरीके से कंबाइन कर रखी है, और एक पैटर्न ऐसा है कुछ, समझ रहे हो, कपलिंग समझते हो क्या होता है, दोनों कॉइल को कैसे बांधा गया है, समझ रहे हो, कैसे उनको आस पड़ोस में आसपास रखा गया है, ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, कपलिंग का एक ये तरीका है, ठीक है, कपलिंग का एक ये तरीका है, भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस तो होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स तो जा रहा होगा ना, किसमें कपलिंग जो है, किस कपलिंग में हमें मैक्सिमम एम की वैल्यू मिलेगी, इस वाले में मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें उतना फ्लक्स थोड़ी जा रहा होगा, समझ रहे हो, तो कपलिंग का जो तरीका होता है उससे भी आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो भी डिपेंड करता है। अगर इसको मैं थोड़ा ऐसे रख दूँ तब कुछ फ्लक्स आएगा, चेंज होगा, या फिर फ्लक्स इसमें इंड्यूस होगा, या फिर फ्लक्स कुछ ना कुछ लिंक होगा, लेकिन इसके मुकाबले कम होगा, ये तो बिल्कुल कोएक्सियल हो गया ना, तो पूरा मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। आपको बस ये देखना है कि किस कॉम्बिनेशन में आपका क्या जाए, मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा हो, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन का ही आपका मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर लो, ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ में लिखवाऊंगा थोड़ा, ठीक है। फिर रिलेटिव सेपरेशन लिखो, रिलेटिव सेपरेशन। अरे ऑनलाइन वाले हैं लाइन पे कि नहीं? हाँ यस सर। रिलेटिव सेपरेशन समझ में आया कि नहीं, दूरी, बेसिकली दूरी दोनों के बीच में, सेपरेशन कितना है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है? ये क्वेश्चन ये वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में, तुम्हें 3 फिगर दे देगा, एक ये फिगर है, अभी बताऊंगा, चलो बता दूंगा, फोर्थ वाला मैं बता दूंगा थोड़ा और सही से। हो गया, चलिए फोर्थ वाला मैं थोड़ा और डिटेल में बता दे रहा हूँ, इसको रब कर दूँ, थोड़ा फोर्थ वाला फिर से ध्यान से देख लो, पहले फोर्थ वाला पॉइंट लिख लो, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स, टू कॉइल्स। तो देखो मैं 3 फिगर बना रहा हूँ, यूज़ करना, इसमें बताना मुझे, अभी जो मैंने पॉइंट्स बताए इससे पहले ये बताना कि इनमें से एम की वैल्यू किस वाले उसमें ज़्यादा होगा, या फिर मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज किस में होगा, बताना। ऐसे एक ये फिगर है,
यानी कि जो एरिया दो कॉइल्स हैं, एक S1 है, ये S2 है, दोनों की जो एरिया है, कॉमन एरिया, वो सेम है यहाँ पे, ठीक है। पहला ये फिगर है, ठीक। करंट भी पास हो रहा है कुछ I2, कुछ करंट पास हो रहा है, ठीक है। दूसरा फिगर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे कॉमन एरिया कम हो गया है थोड़ा, देखो, और एक फिगर ऐसा बना दिया जो भी बना था। तीनों में सबसे कम वैल्यू M की किसकी होगी? थर्ड वाले में लगभग 0 ही होगी, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं एरिया ऑफ द लूप निकालूँ तो ऐसे जाएगा, कॉइल ऐसे तो गोल गोल घूम रही हैं, एरिया ऑफ द लूप, सॉरी, एरिया वेक्टर लूप से ऐसे जाएगा, एक्सिस ऑफ द लूप ऐसे होगा, और इससे फ्लक्स कैसे जा रहा होगा? ऐसे जा रहा होगा। तो दोनों से एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। नहीं समझ में आता तुम लोगों को? अरे भैया, ये गोल गोल कॉइल ऐसे घूमी हुई हैं, इनसे एरिया वेक्टर इस तरफ जा रहा है, और इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री एंगल कॉस बी ए कॉस थीटा होता है ना फॉर्मूला फ्लक्स का, तो थीटा हो गया 90 कॉस 90 0, तो इसमें तो 0 हो गया, यानी M भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स ही 0, तो M का क्या मतलब है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम रहेगा, क्यों? कॉमन एरिया बढ़ी हुई है। बाकी सब चीज़ें मैं सेम रख रहा हूँ, L सेम रख रहा हूँ, N1 N2 सेम है, सब कुछ सेम है। तो इस वाली कॉम्बिनेशन के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M रहेगी, ठीक। तो इस तरीके से रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स, दोनों कॉइल्स की कपलिंग कैसे हुई है या फिर ओरिएंटेशन क्या है उसकी, इस पर भी M की वैल्यू डिपेंड करती है। बात समझ में आई कि नहीं? तो उसमें लिखिए M is maximum, M is maximum when the entire flux of the primary, when the entire flux of the primary is linked with the secondary, is linked with the secondary, that means when the primary coil, क्या छूट गया, क्या छूट गया कुछ? That means when the primary coil completely envelops the secondary coil, full stop. M is minimum, ये दोनों कॉइल एक दूसरे से कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है? The M is minimum when the two coils are perpendicular to each other, आपको सिंपल से ये ध्यान रखना है, कॉमन एरिया इसका बड़ा होगा या फिर दोनों कॉइल्स का एरिया सेम हो, तो क्या होगा? पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक करेगा कि नहीं? प्राइमरी वाला सेकेंडरी से लिंक करेगा कि नहीं? अगर एक का छोटा एरिया रख दूँ मैं तो क्या होगा? तुमने देखा था वीडियो कि नहीं? देखना जाके, ऐसे समझ नहीं आएगा। अगर कॉमन एरिया क्या हो, पता लगा एक में फ्लक्स तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कॉमन एरिया क्या है? हमें तो कॉमन एरिया लेंगे ना, लिंक कितने से करेगा वो? जो सबसे छोटा वाला एरिया होगा उसी से उतना ही फ्लक्स लिंक करेगा। तो बाकी चीज़ें अगर सेम रखी जाए तो उतनी बात नहीं बनेगी, उतना M की वैल्यू नहीं आएगी जितना इसमें आएगी, ठीक है। वही चीज़ लिखवा दी गई है, जब प्राइमरी कॉइल्स कंप्लीटली इन्वेलप करे सेकेंडरी को, पूरी तरीके से ढक ले, पूरी तरीके से, तब क्या होता है? M की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक। M सीधे सीधे रिलेट करता है फ्लक्स से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो अब आगे हेडिंग डालो। हाँ, नहीं समझ में आया? रिलेटिव सेपरेशन, अच्छा। रिलेटिव सेपरेशन का मतलब होता है दो कॉइल्स के बीच की दूरी। अभी हमने क्या पढ़ाया था सोलेनॉइड में कि एक ही एक्सिस पे हैं दोनों कॉइल, यही तो पढ़ाया था। अब ऐसा करूं मैं कि एक कॉइल ऐसे बना दूं और थोड़ी
एक मैं पर्टिकुलर पास में बनाऊँ दूसरी कॉइल, गैप कम है, यही गैप मैं बढ़ा दूँ, तो सेपरेशन का ये मतलब होता है। और कतई कोएक्सियल होंगी तब उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना। कोएक्सियल अगर हैं, कोएक्सियल मतलब एक ही ऊपर रैप है, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। अगर दोनों के बीच में कुछ गैप है, जैसे ट्रांसफार्मर में होता है, ट्रांसफार्मर में ऐसे नहीं होती कपलिंग, ऐसे नहीं होती है, ट्रांसफार्मर में गैपिंग होती है थोड़ी, ठीक है। तो बेसिकली कितनी दूरी है दोनों में, जितना ज़्यादा दूरी होगी उतना ही कम एम की वैल्यू होगी, उतना क्योंकि कम फ्लक्स लिंक करेगा, ठीक है। तो सेपरेशन का मतलब होता है दूरी, दो कॉइल्स के बीच की दूरी। यहाँ पे क्या दूरी है, कुछ तो है, जैसे मान लेते हैं कॉमन एरिया में तो दूरी नहीं होगी, यहाँ पे कुछ दूरी है कि नहीं, देखो ये दूरी कम कर दो, तो कैसे कम करोगे, ये छोटा वाला एरिया बढ़ा के इसके बराबर कर दो, दूरी कम हो गई कि नहीं। गैप समझना है आपको, गैप जो है कम होना चाहिए, इसको एनुअल रीजन बोलते हैं, इसको एनुअल रीजन भी बोलते हैं, लेकिन उस पर जा ही नहीं रहे हम, ठीक। इतना ये जितना पोर्शन कम होगा, मतलब पूरी एरिया, पहली एरिया दूसरी एरिया बिल्कुल बराबर हो, गैपिंग कम हो, तो यहाँ पे गैपिंग इसमें मिनिमम है ही नहीं, इसमें थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसमें थोड़ी कम है, तो उसके बेसिस पे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। और किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, कोर किस पे है, कोर का मीडियम। अगर कोर ऐसा मैं सेलेक्ट कर लूँ सॉफ्ट आयरन कोर जिसकी म्यू आर यानी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्लक्स बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो लिखो 5th पॉइंट लिखो, देखिए इफ़ द टू कॉइल्स आर बाउंड, if the two coils are wound over an iron core, over an iron core, over an iron core of relative permeability, of relative permeability mu r mu r mu r, their capital M, their capital M increases by mu r times, increases by mu r times। ये बात समझ में आएगी नहीं, देखो कैसे, यहाँ पे फॉर्मूला है एम का, एम का फॉर्मूला है, मैंने बताया भी था। अगर जो सेल्फ इंडक्टेंस में होता था, यहाँ पे अगर कोई किसी कोर पे लपेट दो तो क्या होता है, म्यू आर टाइम्स बढ़ जाता था कि नहीं, म्यू आर म्यू नॉट n1 स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर एल ए अपॉन एल, यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे मैंने एयर माना, यहाँ पे बीच में कुछ अभी मीडियम माना नहीं था, डेरिवेशन जब करवाया था कोई भी मैंने मीडियम नहीं माना था, ठीक है। अब मान लेता हूँ कि कोर का कुछ मीडियम है और उसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, म्यू आर है यहाँ पे, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू आर म्यू नॉट n1 n2 ए अपॉन एल हो जाएगा कि नहीं। तो देखो म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगी कि नहीं, सपोज म्यू आर की वैल्यू 1 है तो एयर है सपोज, ठीक है, म्यू आर 1 होती है एयर के लिए, ठीक है। और जैसे कोई मैंने सॉफ्ट आयरन ले ली कोर, तो जितना भी उसका म्यू आर होगा उतनी बढ़ जाएगी कि नहीं, एयर के मुकाबले या वैक्यूम के मुकाबले। समझ में आ गई बात, वही चीज़ लिखवाया गया। तो एक ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक। अब समझ में आया था, कुछ भी डाउट तो नहीं है, पाँचों पॉइंट्स में डाउट तो नहीं है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत पूछी जाती है। चलिए हेडिंग डालिए, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी लिखवा दे रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। लेकिन ये डेरिवेशन जो मैंने सैटरडे करवाया था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस में बहुत बार पूछा गया है ये, न्यूमेरिकल प्लस कई चीज़ें। देखो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, अच्छा कपलिंग क्या होता है, कपलिंग का मतलब किस तरीके से दो कॉइल ओरिएंट की गई हैं, समझ रहे हो। अब ओरिएंटेशन अच्छा भी हो सकता है परफेक्ट वाला, लेकिन जिसमें मैक्सिमम कपलिंग हो रही हो या फिर मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रहा हो,
तो बेसिकली ये बताता है, ये एक नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, जो कि हमें बताता है कि जो भी ओरिएंटेशन है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल की, वो परफेक्ट है कि नहीं। परफेक्ट का मतलब कि उसमें वो पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक होगा प्राइमरी का सेकेंडरी से कि नहीं, ठीक है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, 0 से 1। अरे जैसे यार ये समझ लो इस तरीके से बात, तुमने 11th क्लास में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा था, जिसमें टाइप ऑफ कोलिजन क्या होता था उससे पता चल जाता था हमें, परफेक्टली इनइलास्टिक है, इलास्टिक है, उस टाइप से ना। तो उसमें हम वैल्यू उसकी एक कांस्टेंट होता था, 0 होता था तो क्या होता था, 1 होता था तो क्या होता था। उसी तरीके से कुछ ये भी है, मतलब रिलेट करके बता रहा हूँ, वो अलग चीज़ है ये अलग चीज़ है, लेकिन उसी तरीके से। तो एक बेसिकली ये नंबर है जो कि हमें बताता है कि कपलिंग परफेक्ट हुई है कि नहीं। परफेक्ट कपलिंग होगी तो क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगा प्राइमरी का सेकेंडरी से, और बिल्कुल बेकार वाली होगी तो क्या होगा, कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, m/√L1L2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक नंबर हो गया, k क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, m क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, L1 क्या है, इंडिविजुअल कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है। भाई उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी तो होगा कुछ ना कुछ कॉइल का। सेल्फ इंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे इनर्शिया होती है, जब मैकेनिक्स की बात करें तो मास इनर्शिया क्या करती है, स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करती है ना। उसी तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस क्या था, कोई भी चेंज हो रहा हो करंट का, उसको रेजिस्ट करने के लिए एक बैक ईएमएफ बनता था। वही काम यहाँ पे मैग्नेटिज्म में सेल्फ इंडक्टेंस करता है। इसको बैक ईएमएफ तभी बोला जाता है, बैक ईएमएफ। मेरी बात समझ नहीं आ रही है। अरे भैया ऐसा समझो, एल जो है, एल वही काम करता है जो मास करता है मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में मास का क्या काम है, इनर्शिया प्रोवाइड करना, नेसेसरी इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही मुश्किल होगा उसकी पोजीशन चेंज करने का। उस तरीके से एल वो लेकिन मैकेनिक्स में कर रहा था ना, उसको यहाँ पे नहीं हम लागू कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वही काम क्या कर रहा है, एल कर रहा है। एल क्या करता है, जिसका एल ज़्यादा होगा यानी कि उसकी वो इतना, जैसे ही आप बढ़ाएंगे या चेंज करेंगे करंट, उतना ही उसको रजिस्ट करने के लिए बैक ईएमएफ क्रिएट कर देगा। यही तो प्रॉपर्टी होती थी सेल्फ इंडक्शन की। तो बहरहाल आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ये नहीं पूछा जाता ज़्यादा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ज़्यादा नहीं पूछी जाती, फिर भी है तो याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल का। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, दोनों कॉइल का होता है ना। सपोज दो कॉइल हैं जिनका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, L1 और L2, तो उनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो M है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ। इसकी वैल्यू 0 to 1 वेरी करती है, 0 से 1 तक वेरी करती है। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, परफेक्ट कपलिंग होगी। इफ k इज इक्वल टू 1 तो कैसी कपलिंग हुई होगी, परफेक्ट कपलिंग। और 0 हुई होगी तो इम्परफेक्ट, बेका मतलब कि कुछ, मतलब कि m की वैल्यू 0 हो गई होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे अभी हमने परपेंडिकुलर वाला दिखाया था, एक ऐसे था और एक ऐसे था, ये कैसा है, इम्परफेक्ट कपलिंग है, अच्छी कपलिंग नहीं है ये। और परफेक्ट कपलिंग में क्या होता है, बिल्कुल कॉमन एरिया क्या हो, दोनों का सेम हो। समझ में आ रही बात। तो ऐसा करो, इसमें लिख लो, द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसमें लिखिए द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग of two coils, the coefficient of coupling of two coils gives a measure of the manner, gives a measure of the manner in which two coils are coupled together, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला लिखिए, ये लिखना है, इट लाइज बिटवीन 0 to 1, ये पूरा लिख लेना। परफेक्ट कपलिंग में क्या हो रहा होगा, जितना फ्लक्स है प्राइमरी का वो पूरा का पूरा कहाँ जा रहा होगा, सेकेंडरी में, पूरा लिंक हो रहा होगा, परफेक्ट लिंकिंग ऑफ द फ्लक्स हो रही होगी। k = 0 में अच्छी नहीं हो रही, फ्लक्स लिंक ही नहीं हो रहा होगा।
इसका मतलब एम मैक्सिमम होगा इसके लिए, पहले वाले के लिए, ये भी लिख सकते हो साथ में, एम मैक्सिमम होगा। यहाँ पे एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एम क्या बताता है सीधे सीधे, क्यों भाई, एम क्या बताता है, कितना अच्छा फ्लक्स लिंकेज है। एम जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतने ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल में है वो जनरेट हो रहा होगा। पूरा ट्रांसफार्मर इसी पे वर्क करता है। ये ट्रांसफार्मर जो हम लोग आगे पढ़ोगे हालांकि सब इसी पे वर्क करता है। कपलिंग कैसे हुई है, अच्छे से कपलिंग नहीं होगी तो हम स्टेप अप स्टेप डाउन दो टाइप के ट्रांसफार्मर है, उसका सही से प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसके साथ ही कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, बाकी न्यूमेरिकल तो करवाऊँगा। जिसने मतलब कि अटेंड किया था सैटरडे को उसको डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी वीडियो है मेरे पास, वो भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो देख तुम देख ज़रूर लेना, जिसका भी छूटा है सैटरडे को, तुम्हारा भी छूटा होगा, तबीयत सही है, उसको देख ज़रूर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। अब एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, करवाऊँ न्यूमेरिकल, लिख लिया सब। हाँ लिखिए, a solenoid of length 50 centimeter, a solenoid of length 50 centimeter, since 50 centimeter with 20 turns per centimeter, with 20 turns पर सेंटीमीटर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एंड 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 20 टर्न, लेंथ है भैया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, completely surrounds another coaxial solenoid of the same length, comma, area of cross section 25 centimeter square, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दूसरे वाले कॉइल के एरिया बता रहा, विथ 25 टर्न्स पर सेंटीमीटर, with 25 turns per centimeter. Calculate mutual inductance of the system। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, इम्पॉर्टेंट भी है। आपको सिंपल फॉर्मूले रखने हैं, वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले क्या काम करूं, वैल्यूज़ जो दी हैं वो नोट करो। देखो, जिसका नहीं भी हुआ था देख लेगा, समझ में आ जाएगा उसको। ठीक है, ध्यान से देखो, हमने फॉर्मूला तो समझ ही सकते हो, बाकी थ्योरी उसके पीछे के क्या है वो देख लेना, छोटी बहुत आसान है, देखोगे समझ जाओगे। जो जो चीज़ें वैल्यू दी गई हैं वो पहले नोट करते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला दो सिस्टम का, एक सोलेनॉइड जिसमें दो कॉइल्स का सिस्टम जो होता है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बताओ, अभी लिखवा था मैंने। एम का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, म्यू आर भी होता है, म्यू आर ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोर बताया गया, कोर कुछ नहीं है, कोर का कुछ ऐसा मटेरियल दिया नहीं हुआ है। म्यू नॉट N1 N2 A/N, म्यू नॉट तो सबको पता है क्या है, N1 क्या है,
देखो कैपिटल N1 है, स्मॉल n1 नहीं है ये। कैपिटल N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, सिंपल प्योर नंबर ऑफ टर्न्स। N2 क्या है? सेकेंड वाली कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। ए क्या है? कॉमन एरिया दोनों का, या फिर मिनिमम एरिया। कॉमन एरिया से कन्फ्यूज हो जाओगे। मिनिमम एरिया क्या है? सबसे अगर दो कॉइल्स हैं, किसी का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया है, किसी का 40 दिया है, दो में से तो लेना क्या है? 40 वाला लेना हमेशा, क्योंकि हमेशा 40 सेंटीमीटर पे ही फ्लक्स जाएगा। समझ रहे हो ना? वो क्यों जाएगा मैंने डेरिवेशन में बता रखा है, ठीक है। आपको अभी मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ तो न्यूमेरिकल के उससे बता रहा हूँ। ये क्या लेना है यहाँ पे? सबसे छोटा वाला एरिया लेना है। अगर बराबर एरिया है तो वही रखोगे, कोई टेंशन ही नहीं रह जाती है, ठीक है। एल क्या है? लेंथ। एल क्या है? लेंथ। वो सेम ही दी होगी तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम ही लेंथ होगी, ठीक। इतना समझ में आया? अगर सेम नहीं दी होती तो उसकी कहानी अलग है। तो आप डेरिवेशन में, जैसे डेरिवेशन में पूरा उसका मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पे, वहाँ पे चेंज कर सकते हो। वहाँ पे जो स्मॉल बी की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट एन आई होती है ना, तो वहाँ पे चेंज करके जो भी फॉर्मूला बन के आएगा लिख सकते हो, ठीक है। इस बार ये बात क्लियर है कि नहीं? फॉर्मूले में डाउट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो नोट करते जा रहे हैं। तो पहला सोलेनॉइड है, उसकी लेंथ कितनी? 50 सेंटीमीटर है। उसकी N1 की वैल्यू क्या है? स्मॉल n1, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, सॉरी 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया है। तो 50 सेंटीमीटर में कितने वो हो जाएंगे टर्न्स? कैपिटल N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 मल्टीप्लाई 50, ये कितना हो गया? 1000 हो गया। 1000 टर्न्स हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है? 1000 टर्न्स N1 की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से N2 अभी मत नहीं लिखते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहली कॉइल की कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू कितनी है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कंप्लीटली सराउंड द सोलेनॉइड ऑफ द सेम लेंथ। दूसरा सोलेनॉइड जो है, दूसरा जो कॉइल है अभी सोलेनॉइड है, वो भी सेम लेंथ की है, तो L तो कॉमन ले लिया मैंने, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है उसकी, सेकंड वाले की? 25 सेंटीमीटर है। और आगे बढ़ते हैं। विथ 25 टन्स पर सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल N2 की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगी। लेंथ पता है मुझे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। इसकी वैल्यू बताओ, है 1250 टर्न्स इसमें हो जाएंगे। N2 की वैल्यू पता चलेगी। अब ए क्या लोगे? दोनों में कौन सा मिनिमम एरिया है? ये वाला 25 वाला लोगे। गलती करोगे तो यहाँ पे करोगे, बाकी सब कर लोगे, ठीक। तो याला एरिया, ए की जगह याला एरिया रखो। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम पता करना है। और याद रखना, म्यूचुअल इंडक्शन कभी एक कॉइल का नहीं होता है। म्यूचुअल इंडक्शन सिस्टम ऑफ कॉइल, दो कॉइल्स के सिस्टम का होता है, ठीक है। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट, यानी कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 4 पाई। N1 की वैल्यू है बेटा 1000, N2 की 1250। एरिया की वैल्यू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज कर लो 10 की -4 में, ठीक। और अपॉन L की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, 10 के बाद -2 कर दो। इसको सॉल्व कर लो, M की वैल्यू आ जाएगी। M की यूनिट क्या होती है? सॉल्व करो। 10 की पावर प्लस में 5, 7.85 तक तो सही है तुम्हारा। बताओ इसको। टर्न्स है ना यार, टर्न्स हम मीटर में चेंज कर लो तो ज़्यादा, ये भी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। सेवन 7.85। तो घर पे इसको सॉल्व करना, तरीका सीख लिया ना। हाँ 10 का -3 हेनरी, ये आपका आंसर हो गया। इसको मिली हेनरी भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? मिली हेनरी भी लिखा जा सकता है। तुम लोगों का मंडे या ट्यूसडे को टेस्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो 16 अगस्त के एंड में लेंगे, हैं अगस्त का एंड बिल्कुल जो होगा। इसको नोट करो फटाफट यार, आगे क्वेश्चन करते हैं।
एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, करना, ठीक है। एक क्वेश्चन में भेज दूंगा, होमवर्क है जो भेज दूंगा। तो फटाफट नोट करो, उसको आगे भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन में नोट कर लिया सबने? एक क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखिए द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, देखिए ये थोड़ा उससे लेंस लॉ का यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर B to A इज डिक्रीजिंग, मतलब B से A फ्लो हो रहा है वायर और डिक्रीज हो रहा है, बढ़ नहीं रही वैल्यू, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ induced current, what is the direction of induced current kept above the wire as shown in figure, kept above the wire as shown in figure। तो कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से देखो, ये B है, ये A है, वायर B से A फ्लो कर, सॉरी करंट जो है B से A फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर एक सर्कुलर कॉइल है या फिर लूप है, कॉइल ना बोल के लूप बोलेंगे हम, ठीक है। अब बताओ मुझे इस गोले में किस तरफ करंट फ्लो होगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ। ये तो आप बता सकते हो ना, तो बहुत सी चीज़ें बता दो। क्लॉक वाइज क्यों यार, ऐसे थोड़ी बोलते, इतनी जल्दी आ ही नहीं सकता आंसर, रीज़न भी तो बताओ। देखो ध्यान से देखो, देख लो सही से, क्लॉक वाइज आंसर है, सही है, तुक्के में आया, लेकिन वो तुक्का नहीं चलेगा ना। आप ये थोड़ी ना ABCD कुछ भी टिक करके आ गए, भाई किस्मत अच्छी होगी सही हो जाएगा। बताओ, ये तो कर सकते हो, सोचो सब कर लोगे, आता है तुम्हें, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। ऑनलाइन में बताइए भाई। देखो B से करंट घट रहा है, B से क्या हो रहा है, करंट घट रहा है, मान लेते हैं पहले बढ़ रहा है, मान लेते हैं बढ़ने वाला केस देख लेते हैं। तो इसकी वजह से, इस वायर की वजह से, मुझे इस पर देख रहा है ना, किस तरफ फ्लक्स जा रहा होगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी, अंदर की तरफ, यानी क्रॉस कहीं जा रही होंगी अंदर की तरफ। किसी भी पॉइंट की बात करूँ, सब पूरा पॉइंट किसी भी एरिया पे लो, अंदर की तरफ ही तो जा रहा होगा। यानी कि जब अगर करंट ग्रोथ कर रहा होता, यानी इंक्रीज कर रहा होता, तो क्रॉस बढ़ रहा होता, लेकिन घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है, B से A डिक्रीज कर रहा है, यानी क्रॉस क्या होना चाहेंगे, अब कम होना चाहेंगे, ऐसे से कम होना चाहेंगे। तो करंट क्या करेगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो फ्लक्स तो चेंज हो रहा है ना। अब ये बढ़ रहा हो या घट रहा हो, फ्लक्स तो चेंज हो रहा है ना। लेकिन डिक्रीजिंग केस में क्या हो, क्रॉस कम होना चाहता है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किस तरीके से होगी कि ये बढ़ा दे। तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा, हम अंदर की तरफ करो, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितना आसान है यार। और ये इंक्रीज कर रहा होता तो यानी क्लॉक, इस पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ये एक्चुअल रीज़न है, रीज़न दे के बताओगे ना भाई, किसी ऑप्शन को टिक करोगे तो रीज़न पहले दिमाग में बनाओगे, कुछ भी टिक कर दोगे। तो क्लॉकवाइज तुक्के में सही हो गया, रीज़न उसका एक्चुअल में ये है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट विल
it will try to increase the flux in the downward direction. It will try to increase the magnetic field lines downward the plane of the loop, या फिर inside the plane of the loop, normally inside the plane of the loop. तो उस वजह से क्या उसको डायरेक्शन रखनी पड़ेगी, क्लॉकवाइज ही रखनी पड़ेगी. देखो यही इंक्रीज कर रहा होता तब, ये करंट बी से डिक्रीज ना करके इंक्रीज कर रहा होता, तो यानी कि क्रॉस बढ़ रहे होते हैं. तो ये क्या करना चाहता, डिक्रीज करना चाहता. जो भी होगा, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका अपोजिशन करेगा, तब आपका क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज. तो डिक्रीजिंग का जो डायरेक्ट, या सिंपल सी बात है याद रखना, जो डिक्रीजिंग की डायरेक्शन होगी उसकी ठीक अपोजिट इंक्रीजिंग की होगी, और जो इंक्रीजिंग की डायरेक्शन होगी ठीक अपोजिट क्या होगी उसकी, डिक्रीजिंग की होगी. समझ रहे हो. तो किसी भी क्वेश्चन को देख, ऐसे कुछ भी बन सकता है यार क्वेश्चन. अब कितने करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चन, सोचो. सब एक ही तरीके से, सब में रूल वही लगा रहे हैं, बस डायग्राम चेंज हो जाता है उसमें, समझते हो अरे क्या हो गया ये. नहीं ऐसा करना ना आपको. देखो पहले फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है. फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनका पैटर्न क्या है. इंड्यूस करंट ठीक अपोज करना चाहेगा उस पैटर्न को. ठीक है, ठीक है, लिख लो क्लॉकवाइज. यहाँ पे मैं रीज़न भी लिख दे रहा हूँ. सिंस करंट current is decreasing, hence magnetic field lines inside perpendicularly inside, ये perpendicular का साइन है, inside the circular loop also decreases, hence direction of, hence by Lenz's law direction of induced current is such that to increase the flux therefore direction of induced current is clockwise. ठीक है. अगर टाइम कम हो एग्जाम में तो सीधे सिंपल लिखना बाय लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ. अगर टाइम बहुत भरपूर हो तो पूरा लिख लेना, लेकिन आपको रीज़न दे के ही डायरेक्शन चूज़ करनी है. ऐसा नहीं कुछ भी कर दो, कुछ भी से यही होगा. फिर किस्मत अच्छी होगी तो सही हो जाएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ना. तो इसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर डालो जो भी तुम्हें फिगर मिले. मेरे पास तो टाइम लिमिटेड है ना, मैं कितने क्वेश्चन करवा दूंगा. आप लोग को जो भी क्वेश्चन मिले, बुक तो है ही तुम्हारे पास, जो भी क्वेश्चन मिले पहले अब करने की कोशिश करो. तब भी नहीं हो रहा है, होगा क्यों नहीं यार, हो जाएगा. मैग्नेट में तरीका, मैग्नेट वाले क्वेश्चन में तरीका अलग बताया था मैंने, बाकी तरीके अलग हैं, चीज़ें सेम हैं सब में, समझो इस बात को. मैग्नेट वाले में एक तरीका बताया था, कॉइल वाले में दूसरे टाइप से बताया था मैंने, और तीसरा क्या है इस टाइप से. ठीक है. तरीके जो होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स करने के बहुत सारे हो सकते हैं ना. करंट को चेंज करवा के, मैग्नेट को मूव करवा के. और मैग्नेटिक फील्ड तो कई तरीके से ओरिजिनेट हो सकती है, तो उस तरीके से आपको करना है. रिवीजन मैं करवा दूंगा बाद में कभी, लेकिन फिर भी अपने प्रैक्टिस तो करो कम से कम. कहीं फंसो हमें बताओ, हम बताएंगे उसका डायरेक्शन क्या होगी. कल हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, लास्ट टॉपिक है वो, कतई लास्ट टॉपिक है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ लेंगे, कल ख़त्म हो जाएगा चैप्टर. बाकी कल कोशिश करें कल ख़त्म हो जाएगा. ठीक. और चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं.